जय हिंद साथियों, लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेशन के केस के बारे में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं, जिनको सेना की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया था, इसलिए कि उन्होंने मंदिर परेड को अटेंड करने से मना किया था। और उसके अगेंस्ट में वो उच्च न्यायालय दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, जहां से कमांडिंग ऑफिसर के फैसले को सही माना और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अब आज इस टॉपिक पर क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुपर पावर इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रण सिंह ढूंढी सर। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आप इस केस को किस तरीके से देखते हैं और क्या एनालिसिस है वो बताइए। डे टू डे में नज़र आ रही है, किसी भी विभाग की हो, किसी भी नागरिक की हो, देश के किसी भी कोने की हो, इन सब के बारे में भगवान ने मुझे क्रिएट किया है कि मुझे सबका नॉलेज है और मेरे पास सॉल्यूशन भी है। मेरी पार्टी का मोटो है नेशनल कैरेक्टर एंड पैट्रियोटिज्म। यू गिव मी नेशनल कैरेक्टर एंड पैट्रियोटिज्म एंड आई विल गिव यू सुपर पावर इंडिया। ये सब समस्याएं जो डे टू डे में नज़र आ रही है, किसी भी विभाग की हो, किसी भी नागरिक की हो, देश के किसी भी कोने की हो, इन सब के बारे में भगवान ने मुझे क्रिएट किया है कि मुझे सबका नॉलेज है और मेरे पास सॉल्यूशन भी है। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो है नेशनल कैरेक्टर। अगर हमारा नेशनल कैरेक्टर होगा तो हम दूसरे का सम्मान करेंगे, और इसी तरह से अगर शमूल साहब भी दूसरे का सम्मान करते, दूसरे धर्म का सम्मान करते, तो ये नौबत नहीं आती। दूसरा है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। चाणक्य ने कहा था कि राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन कम्स फर्स्ट। अगर राष्ट्र होगा, राष्ट्र के नागरिक होंगे तो उनका जाति होगी, धर्म होगी, भाषा होगी। अगर राष्ट्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर कोई मेरी बात को ध्यान से सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा तो मेरे पास हर समस्या का समाधान है और इसका भी है। लेकिन शायद मुझे समझने में, मेरे पे विश्वास करने में लोगों को समय लगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो मेरा मैनिफेस्टो है उसको पढ़ के देखें, उसमें सभी समस्याओं का समाधान है। अब जो इसके बारे में मैं कमेंट करने जा रहा हूं वो मेरी निजी राय, डिस्क्लेमर। मैं सबका सम्मान कर रहा हूं, पिटिशनर का भी, कोर्ट का भी, पिटिशनर का भी, रिस्पोंडेंट, सबका सम्मान कर रहा हूं। और मेरी भावनाएं किसी को आघात पहुंचाने की नहीं है। मैं सिर्फ अपना व्यूज दे रहा हूं देश को, जैसा उनको ठीक लगे वो समझे। एंड आई एम हैविंग रेस्पेक्ट whether somebody agrees with me or do not. Lieutenant Samuel Kamleshan is a well-read, well-educated, intelligent boy. That's why he could pass यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिटर्न एग्जामिनेशन। जब उसने एग्जाम पास किया, इतना पढ़ा लिखा है, तो सर्विस की एग्जाम देने से पहले उसने सर्च किया होगा, सुना होगा, देखा होगा। उसकी इतनी लंबी उम्र, जब वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हुआ, उससे पहले उसके परिवार में यार, दोस्त, रिश्तेदार डिफेंस के बारे में आए दिन खबरें आती रहती हैं, अखबार में पढ़ते रहते हैं। उसने अपने पेपर में पढ़ा होगा, उसने सर्विस कंडीशंस देखी होंगी। तो उस टाइम पर उसको मालूम था कि आर्टिकल 33 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ टू रिस्ट्रिक्ट एनीथिंग विच दे फील लाइक इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन टू द डिफेंस फोर्सेस। तो हमारे कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं, तो कुछ हमारे अधिकारों पर रोक लगाई गई है। लेफ्टिनेंट सैमुअल को डे 1 से मालूम था कि वो धर्मनिरपेक्ष संस्था में जा रहा है, और यदि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था तो उसने वो एग्जाम क्यों दी, और अगर एग्जाम दे दी तो उसने ज्वाइन क्यों किया। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि क्या लेफ्टिनेंट सैमुअल गलती से चले गए, या किसी विदेशी ताकत ने हमारे देश को कमजोर करने के लिए, धर्म के नाम पर टुकड़े करने के लिए इसको इम्प्लांट किया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मेरिट में आना। लेफ्टिनेंट सैमुअल मेरिट में इसलिए आए कि वो एक इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे बच्चे थे। और लेफ्टिनेंट सैमुअल जब मेरिट में आए तब उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलाया गया था। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट होता है, ग्रुप टास्किंग ऑफिसर होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, और अगर कहीं शक पड़ता है तो बोर्ड होता है, वो सब बैठ करके डिसाइड करते हैं। तो आप देखने की बात यह है इसमें कि लेफ्टिनेंट सैमुअल को क्या किसी ने फौज में इंडक्ट करने के लिए मदद की है, या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो अधिकारी और साइकोलॉजिस्ट थे
वो फेल हो गए थे इसकी धर्म से प्रेरित मानसिकता को पकड़ने में। तो जिस तरह से उसका रिटर्न एग्जाम ये जानते हुए कि फौज में धर्म से ऊपर है, और फिर भी उसने एग्जाम दिया मेरिट में, और फिर भी सिलेक्शन बोर्ड की गलती है, वो भी जांच का विषय है। और शैमुल ने अगर सिलेक्शन बोर्ड को हुडविंक किया है तो वो भी जांच का विषय है, और कोई विदेशी ताकत है जो हमें कमजोर करना चाहती है तो वो भी विषय है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है यूनिट, नेक्स्ट स्टेज आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान ये सब बातें सिखाई जाती हैं, और वो सब परेड जो बाद में उसने ऑब्जेक्ट किया था वो ट्रेनिंग के दौरान भी होती हैं, चाहे एनडीए है, ओटीए है, आईएमए है। और उस दौरान वो ट्रेनिंग को भी किस तरह से हुडविंक करके पास हो जाता है। अगर ट्रेनिंग में उसको कोई आपत्ति नहीं थी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सरधर्म से, तो वो बाद में आपत्ति कैसे शुरू हुई? दिस इज अगेन ए वेरी सीरियस इश्यू एंड पीपल आर नॉट थॉट ऑफ इट। ट्रेनिंग के बाद में ऑप्शन मांगा जाता है, आप कहां जाना चाहते हो, whether he opted for third cavalry or third cavalry was given to him. But the fact remains कि जैसे ही थर्ड कैवलरी उसको दी गई, आर्मी हेडक्वार्टर से टीम जाती है, वहां पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर उसको बताया जाता है कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। उस टाइम पर एक जिज्ञासा होती है नेचुरल तौर पर ये जानने की कि मैं जिस यूनिट, बटालियन, रेजिमेंट में जा रहा हूं उसका कास्ट कंपोजिशन क्या है, रिलीजन क्या है, फंक्शनिंग क्या है, आर्म्स कौन से हैं, वेपन कौन से हैं, अम्युनिशन कौन सा है। तो अगर मान लो लेफ्टिनेंट शैमुअल ने रिटन एग्जाम को हुडविंक कर दिया, और उसने इंटरव्यू को भी हुडविंक कर दिया, और उसने ट्रेनिंग को भी मैनेज कर लिया, ऑब्लिक हुडविंक कर दिया, तो जब वो धर्म का इतना पक्का था कि वो मंदिर के अंदर नहीं जाएगा, ट्रुप्स के साथ में गुरुद्वारे के अंदर नहीं जाएगा, सो ही शुड हैव ऑब्जेक्टेड दैट आई विल नॉट गो एंड सर्व इन थर्ड कैवलरी बिकॉज ऑल थ्री ट्रुप्स, जाट, राजपूत और सिख, दे डू नॉट मैच माई मेंटेलिटी ऑफ द रिलीजन। तो उस टाइम पर लेफ्टिनेंट शैमुअल ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये भी शक के दायरे में आता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। इमीडिएट जो सुपीरियर अफसर है और कमांडिंग ऑफिसर, उनको 2-3 साल कैसे लगे इसको समझाने में, बुझाने में? वो तो पहले दिन ही जब भी वो गए होंगे, एक परेड हुई होगी, उसने मना किया होगा, तो 2-3 साल तक क्या वेट कर रहे थे? वाई द इमीडिएट एक्शन वाज नॉट टेकन बाय द रेजिमेंट? क्या वो इसको ट्रेंड कर रहे थे, क्या समझा रहे थे? अगर वो समझा रहे थे तो समझाने में फेल क्यों हो गए? और अगर उसको 3 चांस दिए गए और वो स्टॉन्च रिलीजियस बिलीवर था, तो उसको उसी टाइम पे क्यों नहीं निकाल दिया गया? 2-3 साल तक क्या कर रहे थे? इज इट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और ए कमांड फेलियर? दैट इज अगेन राइज ए क्वेश्चन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मैं अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं, मैं किसी पर अस्पर्शन कास्ट नहीं कर रहा और किसी को मैं कंडेम कर रहा हूं। इनफैक्ट आई एम अप्रिशिएटिंग एवरीबॉडी। लेट इज बेटर देन एवर। अगर वो किसी तरह से इस तरह से मैनेज करके निकल भी गया और बाद में पकड़ा गया, तब भी हमारी सफलता है। इसके बाद में वो धर्म के प्रति इतना पक्का है कि जब उसको नोटिस दिया गया कि आर्मी एक्ट 19 रीड विद आर्मी रूल 14, जब ये प्रावधान था कि हिज सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैन बी टर्मिनेटेड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, तो जब उसको शो कॉज नोटिस दिया गया, उस टाइम पर भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। जनरली एक चपड़ासी की नौकरी नहीं मिलती, कितने लाइन में आते हैं। अग्निवीर जानते हैं 5 साल में निकाल दिए जाएंगे, फिर भी इतनी भीड़ आती है कि रिक्रूटिंग ऑफिसर्स को घोड़े यूज करने पड़ते हैं, पुलिस फोर्स को यूज करना पड़ता है। 150 करोड़ के भारतीयों में जहां इतनी पॉपुलेशन बेरोजगार है, अफसर बनना बहुत बड़ी बात है। एंड बाय द वे, इंडियन आर्मी ऑफिसर इज कमीशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द लास्ट ऑफ द कंट्री। तो इतनी बड़ी सर्विस को छोड़ने के लिए तुरंत कैसे तैयार हो गया? इसके पीछे मेरे ख्याल से ये सुझाव है कि जो भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी या एजेंसियां हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति की ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए खर्च हुए और वो आसानी से सर्विस से बाहर निकल जाता, क्या ये किसी विदेशी ताकत का इम्प्लांटेड था कि आप आर्मी में जाइए, उनकी ट्रेनिंग का पैटर्न, हथियार सब देख लीजिए और उसके बाद में धर्म के नाम पर टर्मिनेट होकर बाहर आ जाइए? ये सब बातें बहुत गहरी हैं, इनको आसानी से नहीं लेना चाहिए। अगर एक धर्म की बात जिसके ऊपर वो टर्मिनेट हुआ है, फिर वो हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट में एक जजमेंट आया है
इस जजमेंट को सब लोग देख रहे हैं, चर्चा का विषय है, तो क्या ये हमारे बाकी धर्म के लोगों पर इफेक्ट नहीं करेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर? क्या बाकी क्रिश्चियंस को फूड फॉर थॉट नहीं दे रहा है? क्या हमारे देश की सेना को कमजोर करने का रास्ता नहीं है ये? और क्या आज अगर टर्मिनेट भी कर दी गई उसकी सर्विस, तो क्या हमें उसको ट्रेनिंग का पैसा वापस रिट्रीव नहीं करना चाहिए उससे, जिससे सामने आए? हो सकता है वो कहे साहब गलती हो गई, मुझे एक मौका और दो, मैं जाऊंगा, धर्म को मान लूंगा। और ये अगर कहीं से पैसा देता तो इतनी छोटी उम्र में इतना पैसा कहाँ से आ गया? इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये राष्ट्र के हित के विरुद्ध चीज है और इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, और ना ही इतना आसानी से और सहजता से में लेना चाहिए। गंभीर विषय है, जांच का विषय है, और गहराई तक जाकर के राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि चाणक्य ने कहा था राष्ट्रीय सर्वोपरि। सर, सेना के अंदर जब कमीशनिंग होता है उसके बाद अटेस्टेशन परेड होती है, कसम परेड जिसको बोलते हैं, तो क्या उन्होंने अपनी कसम परेड में जो उन्होंने कसमें खाई थी, हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, थल के रास्ते, जिसकी भी रास्ते मेरे सुपीरियर जो मुझे आदेश देंगे, देश हित में मैं अपना सर्वोच्च बलिदान दे दूंगा, लेकिन किसी आदेश की अवहेलना नहीं करूंगा, तो क्या यहाँ पर उन्होंने उस कसम परेड को नहीं तोड़ा? अटेस्टेशन परेड में एक सर्टिफिकेट साइन होती है कि भारत के राष्ट्रपति, उसके अधीनस्थ या मेरे उच्च अधिकारी के आदेश पर राष्ट्र सुरक्षा के लिए हवा, पानी, आग के रास्ते से मैं अपने सर्वोच्च बलिदान आई एम रेडी टू मेक सुप्रीम सेक्रीफाइस इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड। तो जब वो सर्टिफिकेट साइन की थी लेफ्टिनेंट सैमुअल ने, तो क्या उस टाइम उसको मालूम था कि वो गलत सर्टिफिकेट साइन कर रहा? और गलत की तो क्यों की? और अगर उसने सर्टिफिकेट साइन कर दी कि जो भी मेरे उच्च अधिकारी कहेंगे मैं करूंगा, तो कमांडिंग ऑफिसर की बात क्यों नहीं मानी, मंदिर क्यों नहीं गया? क्या क्रिश्चियन धर्म में लिखा है कि आप गलत सर्टिफिकेट दे सकते हो? और अगर उसने क्रिश्चियन धर्म में नहीं लिखा है कि आप गलत सर्टिफिकेट देंगे, तो फिर उसके सर्टिफिकेट देने के बाद में उसने उस बात को माना क्यों नहीं? तो उसने रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, अटेस्टेशन परेड और ग्रूमिंग ऑफ सुपीरियर ऑफिसर एंड ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, इन सब को बाईपास करके, और वो किसी तरह से फौज के सारे सीक्रेट्स लेके बाहर चला गया है, और हमने उसको टर्मिनेट करने के बाद में छोड़ दिया। उसको कोई भी जॉइंट इंटरोगेशन सेल में नहीं भेजा है, उसके सोर्स रिसोर्सेज क्या थे वहाँ नहीं भेजा है। अब देखिए, एक छोटी सी उम्र का बच्चा, इज ए यंग ऑफिसर, वो ना अपने धर्मगुरुओं की बात मान रहा है, ना अपने ट्रूप्स का ख्याल रख रहा है, ना अपने सुपीरियर्स का आदेश का मान रहा है। सडनली क्या होता है कि जब वो सब कुछ फौज का नॉलेज ले लेता है और उसके बाद में सडनली धर्म के नाम पर आउट हो जाता है। बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, और इसको इसी दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए जैसा कि मैं देश से अनुरोध कर रहा हूं। All connected officials and agencies are requested to look at this angle also and take remedial actions कि दोबारा कोई आदमी इस तरह से सिस्टम का बेवकूफ बना करके घुस के खबर लेके बाहर ना चला जाए। एंड लेफ्टिनेंट सैमुअल से उन्होंने जब टर्मिनेट किया था, उसकी ट्रेनिंग का पैसा क्यों नहीं लिया? ये भी एक सोचने की बात है। तो साथियों, अभी आपने सुना, ये था लेफ्टिनेंट सैमुअल कम्बलिशन का जो टर्मिनेशन हुआ है, उनका क्रिटिकल एनालिसिस, और ये क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने पेश किया कर्नल रण सिंह ढूंढी जी ने, जो कि सुपर पावर इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इतनी बारीकी से और इतना महत्वपूर्ण आपने एनालिसिस किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र से आह्वान है कि मेरी प्रार्थना, मेरी पार्टी का फर्स्ट मैनिफेस्टो राष्ट्र चरित्र और राष्ट्रभक्ति मुझे दें, और ये जितनी भी समस्याएं डे टू डे में देख रहे हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। सो बी पार्ट ऑफ माई थॉट्स, माई पार्टी एंड माई मोटो दैट नेशनल कैरेक्टर एंड पेट्रियोटिज्म इज सुप्रीम। थैंक यू। ओके सर, जय हिंद, थैंक यू। जय भारत। जय भारत।